हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर से जानने वाले हैं उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम प्रतिदिन आपके लिए 1 से 2 प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं जो आपकी प्रवेश परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार से ज़रूर से देख लें। दोस्तों, समय को व्यर्थ किए बिना आइए आज की इस क्लास को शुरू किया जाए। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है कि बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध की अगर बात करें तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और पूछा गया है कि सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। बोध गया में, कुशीनगर में, राजगृह में या वैशाली में। तो गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की अगर बात करें तो गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति जो हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला और दूसरा नंबर प्रश्न है साथियों। प्रश्न पूछा गया है कि गुप्त वंश के बाद ईसा की 6ठी सदी के मध्य पंजाब पर किसने शासन स्थापित किया। गुप्त वंश के बाद ईसा की 6ठी सदी के मध्य पंजाब पर किसने अपना शासन स्थापित किया। पल्लव ने, गुजरात ने, कदम्ब ने या हूणों ने। तो गुप्त वंश के बाद जब 6ठी शताब्दी के मध्य का समय काल आया तो उस समय जो शासनकाल था वो हूणों का शासनकाल था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुप्त वंश के बाद ईसा की 6ठी सदी के मध्य पंजाब पर हूणों ने अपना शासन स्थापित किया था। अगला और तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों। प्रश्न पूछा गया है कि 1206 ईस्वी में किसने भारत में तुर्की साम्राज्य की नींव रखी। 1206 ईस्वी में किसने भारत में तुर्की साम्राज्य की नींव रखी थी। अकबर ने, बाबर ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या नादिर शाह ने। तो 1206 ईस्वी में किसने भारत में तुर्की साम्राज्य की नींव रखी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में भारत में तुर्की साम्राज्य की नींव रखी थी। अगला और चौथा नंबर प्रश्न है साथियों। प्रश्न पूछा गया कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया था। दोस्तों, पानीपत के अगर प्रथम युद्ध की बात करें, प्रश्न पूछा गया कि पानीपत का प्रथम युद्ध किनके किनके मध्य लड़ा गया था। अकबर और राणा प्रताप के मध्य, इब्राहिम लोदी और अकबर के मध्य, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य, बाबर और राणा प्रताप के मध्य। तो पानीपत के जो 3 प्रमुख युद्ध हुए थे उनमें से जो प्रथम युद्ध था वो इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ा गया। अगला और 5वां नंबर प्रश्न है साथियों। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नेतृत्वहीन आंदोलन था। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नेतृत्वहीन आंदोलन था। स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन गो बैक विरोध या असहयोग आंदोलन। तो निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नेतृत्वहीन आंदोलन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो था ये एक नेतृत्वहीन आंदोलन था। अगला और 6ठा नंबर प्रश्न है साथियों। प्रश्न पूछा गया है कि गांधी जी ने कब साबरमती आश्रम से दांडी की ओर चलना आरंभ किया था। गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए कब साबरमती आश्रम से दांडी की ओर चलना प्रारंभ किया था। यह गांधी जी ने दांडी मार्च कब आरंभ किया था। 12 मार्च 1930 ईस्वी को, 15 मार्च 1931 ईस्वी को, 12 मार्च 1941 ईस्वी को या इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी के द्वारा जो दांडी मार्च प्रारंभ किया गया था साथियों वो 12 मार्च 1931 को स्टार्ट किया गया था। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए 12 मार्च 1931 को साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा प्रारंभ की थी। अगला और 7वां नंबर प्रश्न है साथियों। प्रश्न पूछा गया कि बंगाल का विभाजन कब घोषित किया गया। दोस्तों, बंगाल के विभाजन की अगर बात करें तो बंगाल का विभाजन कब घोषित किया गया था। 19 जुलाई 1905 को, 19 जुलाई 1906 को, 17 जुलाई 1908 को
या 17 जुलाई 1906 ईस्वी को। तो बंगाल विभाजन की तिथि की अगर बात करें तो बंगाल विभाजन की तिथि जो है ये 19 जुलाई 1905 ईस्वी है। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की तिथि निर्धारित की गई थी। अगला और 8वां नंबर प्रश्न है साथियों, डलहौजी की विलय नीति का सबसे पहला शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? डलहौजी की हड़प नीति या विलय नीति का सबसे पहला शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? झांसी, सतारा, करौली या संबलपुर? तो डलहौजी की जो विलय नीति का सबसे पहला शिकार हुआ था वो सतारा था। सतारा को लॉर्ड डलहौजी ने अपनी विलय नीति के माध्यम से सबसे पहले शिकार बनाया था। अगला और 9वां नंबर प्रश्न है साथियों, प्रश्न पूछा गया कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला कौन थी? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला कौन थी? कस्तूरबा गांधी, भीकाजी कामा, सरोजिनी नायडू या बेगम हजरत महल? तो इसके सही उत्तर की अगर बात करें साथियों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। अगला और 10वां नंबर प्रश्न है साथियों, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत है? दोस्तों पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र की अगर बात करें तो पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का जो हिस्सा है वो लगभग कितना है? 2.8%, 2.4%, 2% या 3.8%? तो पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत के हिस्से की बात करें तो पृथ्वी के कुल स्थलीय क्षेत्र में भारत का जो लगभग स्थलीय क्षेत्र है वो 2.4% है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला और 11वां नंबर प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया कि सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सफ़ेद रेगिस्तान की अगर बात करें तो सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना में? तो सफ़ेद रेगिस्तान की अगर बात करें साथियों तो सफ़ेद रेगिस्तान भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात राज्य। अगला और 12वां नंबर प्रश्न है साथियों, प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर निम्नतम भूकंपीय क्षेत्र में आता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर निम्नतम भूकंपीय क्षेत्र में आता है? श्रीनगर, रायपुर, दिल्ली या देहरादून? तो भारतीय शहर जो निम्नतम भूकंपीय क्षेत्र में आता है इसका सही उत्तर हो जाएगा रायपुर। रायपुर जो दोस्तों है यहाँ पर भूकंप सबसे कम आते हैं। अगला और 13वां नंबर प्रश्न है साथियों, प्रश्न पूछा गया कि भारत के कुछ क्षेत्रों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? भारत के कुछ क्षेत्रों में जहां लाल मिट्टी पाई जाती है तो वहां मिट्टी के लाल होने का मुख्य कारण क्या है? मैग्नीशियम की उपस्थिति है, फास्फेट की उपस्थिति है या फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो भारत के जो कुछ क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है वहाँ की मिट्टी के लाल होने का जो मुख्य कारण है वो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति है। दोस्तों फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ही मिट्टी लाल रंग प्राप्त करती है। अगला और 14वां नंबर प्रश्न है साथियों, प्रश्न पूछा गया कि डिगबोई खानों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? डिगबोई की जो खाने हैं इनमें से निम्नलिखित में से कौन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कोयला, तांबा, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैसें? तो डिगबोई खानों की अगर बात करें साथियों तो डिगबोई खानों में पेट्रोलियम जो है ये सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला और 15वां नंबर प्रश्न है, प्रश्न पूछा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के तहत निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कृषि, बैंकिंग, स्वास्थ्य या शिक्षा? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों की अगर बात करें तो कृषि जो है ये भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का प्रमुख अंग माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला और 16वां नंबर प्रश्न है साथियों, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के अंतर्गत जोखिम कवरेज कितना है? दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है? 2 लाख का,
5 लाख का, 10 लाख का या 20 लाख का। तो जो प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के तहत जोखिम कवरेज प्रदान किया जाता है उसकी जो राशि है वो 2 लाख है। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के तहत 2 लाख रुपए की राशि का जोखिम कवरेज प्रदान किया जाता है। अगला और 17वां नंबर प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक देश नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश लोकतांत्रिक देश नहीं है। अमेरिका, चाइना, भारत या श्रीलंका। तो भारत की अगर बात करें साथियों तो भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लेकिन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक देश नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। चीन जो है ये लोकतांत्रिक देश नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला और 18वां नंबर प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। दोस्तों भारतीय संविधान की अगर बात करें तो भारतीय संविधान में कुल 104 संशोधन हो चुके हैं। पूछा गया कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। 1951 में, 1952 में, 1954 में या 1988 में। तो भारतीय संविधान में पहले संशोधन की अगर बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने 1951 ईस्वी में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया था। अगला और 19वां नंबर प्रश्न है साथियों। प्रश्न पूछा गया कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। दोस्तों विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। विद्युत धारा, प्रतिरोध, विद्युत चालकता या विद्युत विभव। विद्युत आवेश के प्रवाह की धारा को क्या कहते हैं या प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों विद्युत धारा। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न है साथियों आज की क्लास का। पूछा गया कि वर्तमान भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। भारत के वर्तमान संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। 7, 8, 9 या 10। दोस्तों एक और ऑप्शन जोड़ लीजिए इसमें 12। दोस्तों भारतीय संविधान के वर्तमान संविधान की कुल अनुसूचियों की बात करें तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अगर मूल संविधान की बात करें तो 8 अनुसूचियां थी, परंतु वर्तमान संविधान की अगर बात करें तो भारत के वर्तमान संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।